दमवी खिलते दम से मुशाबे रखने वाली या उस जैसी कैफियत रखने वाली कोई और रुतूबत भी हो सकती होती है, तो उसमें उफूनत शामिल होगी। उफूनत शामिल होने के बाद तकय्युह, यानी कि उसके अंदर पी पड़ जाएगी, मवाद पड़ जाएगा, अक्सर फॉर्म हो जाएगा, और फिर वो उज़्व जो है वो ताकुल का शिकार होगा, यानी कि वो उज़्व गलने सड़ने लगता है, और फिर लास्ट में गांगराना यानी कि गैंग्रीन डेवलप हो जाएगा और उज़्व जो है वो डेड हो जाएगी। एटियोलॉजी पे अगर नजर डालें तो जो कॉमन काज है वो गॉल स्टोन है, अल्कोहल है, शराब नोशी। आर्डियोपैथिक भी होता है, इसका कुछ कारण भी समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी अच्छा ना, एक्यूट पेंक्रेटाइटिस डेवलप हो जाता है। इसके अलावा रेयर काज में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे हाइपरकैल्शियमिया, हाइपरट्राइग्लाइसरीडीमिया। कुछ ड्रग्स भी इसके लिए जिम्मेदार होती हैं, जैसे थाइजाइड, एजाथियोप्रिन, सोडियम मालपोरेट, पेंटामाइडीन। कुछ इन्फेक्शंस भी होते हैं, जैसे मम्स वायरस, कॉस्फी वायरस। इसके अलावा पोस्ट ERCP, पोस्ट एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलंजियो पैनक्रियाटोग्राफी भी इसका सबब होता है, पर ये 10% काज में आता है। इसके अलावा ट्रॉमा, चोट लगने की वजह से भी, पेट पे कभी चोट लगने की वजह से भी एक्यूट पेंक्रेटाइटिस डेवलप हो जाती है। आर्गन ट्रांसप्लांटेशन भी एक वजह हो सकती है, और पोस्ट सर्जिकल यानी कि सर्जरी के बाद में। अब इसके अलावा तो निशानियों पर अगर गौर करें तो जब एक्यूट पेंक्रेटाइटिस किसी को लाक होगी तो उसमें जो है जो सबसे पहला सिम्टम मिलता है वो ये है कि अपर एब्डोमिनल पेन होगा। ये अपर एब्डोमिनल पेन रेडिएट करता है बैक साइड में, और फिर इसके साथ साथ नाउजिया, वॉमिटिंग की शिकायत पाई जाती है। हिकअप, हिचकी की शिकायत भी मिल सकती है। इसके अलावा ब्लोटिंग होती है, ब्लोटिंग, नफे शिकम या एब्डोमिनल डिस्टेंशन की भी शिकायत मिल सकती है। और फीवर होता है, जॉन्डिस भी मिल सकती है, पल्स तेज चलने लगती है। और किले कलर्ड स्टोल, किले कलर स्टोल जब स्टोन की वजह से बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो है बाइल जब ड्यूडेनम में नहीं गिर पाता, तो ऐसी सूरतों में स्टूल का कलर जो होता है वो किले कलर्ड हो जाता है, खड़िया मिट्टी के तरह से। पेंक्रेटाइटिस में, एक्यूट पेंक्रेटाइटिस में कुछ इंपॉर्टेंट साइंस भी मिलते हैं। उसमें जो है एब्डोमिनल टेंडरनेस बहुत अहम है, कि जब आप मरीज के पेंक्रियास के एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो पेंक्रियास के मकाम पर, पेट पर जब आप दबाव डालेंगे तो मरीज जो है दुखन का एहसास करता है। और इसके अलावा बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जॉन्डिस भी मिल सकती है, जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहलाती है। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट साइन भी मिल सकते हैं, जिसको गिरे टर्नर साइन और कुलेन साइन कहा जाता है। ये गिरे टर्नर साइन और कुलेन साइन, गिरे टर्नर साइन कहते हैं जो है डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन इन द फ्लैंग, और कुलेन साइन कहते हैं डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन इन द अराउंड द अम्बिलिकस। इसके अलावा अच्छा, ये दोनों साइन जो है ये एक्यूट हेमोरेजिक पेंक्रेटाइटिस को इंडिकेट करते हैं। इसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी और इंटेस्टाइनल परफोरेशन में भी ये दोनों साइंस मिल सकते हैं। इसके अलावा वाइटस एबनॉर्मल हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेकिकार्डिया, कल्ब की रफ्तार बढ़ जाती है, हाइपोटेंशन, और जो है कल्ब जो बीपी है वो लो हो जाती है। बीपी लो आमतौर पर इस केस में, एक्यूट पेंक्रेटाइटिस के केस में आमतौर पर डिहाइड्रेशन की वजह से होता। तो ये गिरे टर्नर साइन, ये इस इमेज में देख सकते हैं कि गिरे टर्नर साइन और कोलन साइन दोनों को ही दिखाया गया है। इसमें जब स्किन का कलर चेंज होता है तो वो ब्लूइश भी कलर हो सकता है और रेडिश भी हो सकता है। ये दूसरी पिक्चर आप और से देख सकते हैं कि इसमें जो है रेडिश कलर है। एक्यूट पेंक्रेटाइटिस की जो डायग्नोसिस होती है वो आमतौर पर क्लिनिकल फाइंडिंग और लेबोरेटरी फाइंडिंग की बुनियाद पर की जाती है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में क्या क्या मिल सकती हैं वो आपको बताया गया। लेबोरेटरी फाइंडिंग में कुछ लेबोरेटरी फाइंडिंग को इवेलुएट करने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराया जाता है, जिसमें CBC जब कराते हैं तो उसमें TLC लेवल और न्यूट्रोफिल्स बड़े भी मिलते हैं। सीरम एमाइलेज लाइपेज कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ पाया जाता है। इसके अलावा CRP की भी एक अहमियत है। सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल अगर फर्स्ट 4 डेज में, एक्यूट पेंक्रेटाइटिस डेवलप होने के फर्स्ट 4 डेज में अगर 2 से 210 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा अगर पाया जाए तो इसका मतलब ये है कि मरीज जल्दी एक्यूट पेंक्रेटाइटिस में मुब्तला हो जाएगा। इसके अलावा हेपेटिक और रिनल मार्कर्स भी एबनॉर्मल हो सकते हैं। प्लेन एक्सरे की बहुत ज़्यादा अहमियत है।
प्लेन एक्सरे का दो मकसद होता है। एक तो ये है कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन या ऑब्स्ट्रक्शन को इवेलुएट किया जाए और को एक्सक्लूड किया जाए, और दूसरी ये कि पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि प्लूरेसी है या फिर निमोनाइटिस है, इसको जो है वो आइडेंटिफाई किया जाए। इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी की डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है, अ, और एक ईओसी कराने से एक फ़ायदा ये मिलता है कि इसके अंदर जो एटियोलॉजी है, जैसे कि बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, इसके अलावा जो है जो कॉम्प्लिकेशन है पेंक्रियास के फॉर्मेशन वगैरह, वो सब विजुलाइज हो जाता है, दिखता है। अगर यूएसजी से भी अगर कंफर्म ना हो तो फिर जो है सीटी स्कैन यानी कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैनिंग की तरफ जाते हैं, और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी एमआरआई की तरफ जाते हैं, और उससे डायग्नोसिस को कंफर्म किया जाता है। एक्यूट पेंक्रेटाइटिस वर्म बनकरास खाद की का यूनानी इलाज तदाबीर करने के लिए चंद उमूर का लिहाज बहुत ज़रूरी होता है। उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि डायग्नोसिस को इस्टेब्लिश किया जाए, कायम किया जाए, और सीवियरिटी को यानी कि मर्ज की शिद्दत को मालूम किया जाए। दूसरा पॉइंट ये है कि डिजीज़ सीवियर है या माइल्ड है, उसी के अकॉर्डिंग ही इब्तदाई इलाज स्टार्ट किया जाए। तीसरा पॉइंट ये है कि कॉम्प्लिकेशन को डिटेक्ट किया जाए और उसका ट्रीटमेंट भी साथ ही साथ चलाया जाए। और चौथा पॉइंट ये है कि जो अंडरलाइंग काज होते हैं, जो सबब होते हैं, उनका इजाला किया जाए, खास तौर पर गॉलस्टोन का। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो है जितने भी सीवियर केसेस होते हैं तो वो सीवियर केसेस को इंटेंसिव केयर यूनिट में स्पेशलिस्ट के अंडर कंसल्टेशन ही इलाज करना चाहिए। इसके अलावा जो है एक्यूट पेंक्रेटाइटिस के मरीजों को शुगर फ्री डाइट्स और फैट फ्री डाइट्स रिकमेंड की जानी चाहिए। एक्यूट पेंक्रेटाइटिस की जो मर्सी माहियत है यूनानी एज वेल एज मॉडर्न मेडिसिन में जो डिस्क्राइब किया गया अभी, उसको सामने रखते हुए, उसके असबाब को सामने रखते हुए, उसके अवारिसात को सामने रखते हुए जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो मुरतब किया जाता है वो इस तरह है कि ताबदील मिजाज करें और इस्तिफराग करें। चूंकि यूनानी कॉन्सेप्ट के मुताबिक सोए मिजाज हार नादी लाहक होने की वजह से जो है ये एक्यूट पेंक्रेटाइटिस होती है, तो जो है इसका जो है सोए मिजाज का बेसिक इलाज, ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये होता है कि मिजाज के अंदर चूंकि फसाद जो है डेविएट होता है, मिजाज के अंदर फसाद लाक होता है, तो उसको जो है करेक्ट करने के लिए तादील मिजाज किया जाता है। अब तादील मिजाज जो है वो जो है खिलते दम का और खिलते सफरा का आमतौर पर जो है वो जो दवाएं दी जाती हैं तो वो मुअद्दिल दम या मुअद्दिल सफरा कहलाती। इसके अलावा सफरा की जो तादील की जाती है वो मुज़िज और मुस्किल से भी की जाती है। इसके अलावा इस्तिफराग जो है हार मादी अमराज का जब इम्तला होता है, तो मादों का जब इम्तला होता है तो उसके लिए मादों के जो है तनकिये के लिए इस्तिफराग, तनकिया और इस्तिफराग एक बेसिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जो किया जाता है। इस्तिफराग के बहुत सारे ज़राए हैं, फस्त है, हिजामा है, और जो है इदरार इसाल का, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। तो लेकिन इसमें आमतौर पर जो वर्म फलकमोनी है, इसमें आमतौर पर जो है फस्त किया जाता है, और फस्त खास तौर पर बेसिलिक वेन या जो है बेसिलिक वेन का ही आमतौर पर हिजाब को किया फस्त किया जाता है। इससे जो है इंतला कम हो जाता है। लेकिन तादील मिजाज इस्तिफराग अगर वर्मी कैफियत तक ही लाक है, अगर वर्मी कैफियत तक महदूद है, तो वहाँ तक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाता है तो फिर जो है जो कॉम्प्लिकेशन होगा उसके एतबार से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट थोड़ा सा मजीद इसके अंदर इजाफा होता है। तादील मिजाज इस्तिफराग मादा के बाद में के साथ ही साथ एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दिया जाएगा, एनाल्जेसिक दवाएं दी जाती हैं, मुसक्किन आलम। इसके अलावा मुफत्ते सुदूद ऑब्स्ट्रक्शन को क्लियर करने के लिए डिऑब्स्ट्रेंट यानी मुफत्ते सुदूद दवाओं की ज़रूरत होती है। एंटीबिलियस दाफे सफरा, एंटीमेटिक दाफे कै, डाइजेस्टिव हाजिम, चूँकि इसलाह हज़म की बड़ी सख्त ज़रूरत होती है, इसलिए हाजिम दवाओं की भी ज़रूरत होती है। इसके अलावा हेपेटो प्रोटेक्टिव मुहाफ़िज़ जिगर, हेपेटो प्रोटेक्टिव जो है कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्यूट पेंक्रेटाइटिस वो जो है माइल्ड डिग्री का हो या सीवियर जो है ग्रेड का हो, दोनों सूरतों में
जो है ये हेपेटोप्रोटेक्टिव दवाएं जरूर दी जानी चाहिए। इसके अलावा ब्लड प्यूरिफायर, मुसफ़्फ़ी दम, एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, ऑन हीलिंग की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब उसके अंदर, पैंक्रियाज के अंदर तकय्यो लाक हो जाए, यानी कि सेप्सिस लाक हो जाए, नेक्रोसिस शुरू हो जाए या ताकुल शुरू हो जाए, और उसके अंदर ज़ीटोसिस फॉर्म हो जाए, एब्सेस फॉर्म हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में जो है ब्लड प्यूरिफायर, एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, ऑन हीलिंग जो है दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। इम्यून एनहांसर दवाओं की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि यूनानी तबीयत की बेस्ट ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है कि तबीयत की मानत की जानी चाहिए। तो एक्चुअल में जो तबीयत है, जो है आम आज के ज़माने में उसको क़ुव्वत मनात कहते हैं। तो क़ुव्वत मनात की हिफाजत वो बहुत ज़रूरी होती है, और फिर वो बीमारी की हालत में तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताए गए, उनको मद्देनज़र रखते हुए कुछ यूनानी ड्रग्स की लिस्टिंग की गई है। उसमें सर फहरिस्त माजून दबीदुल पुरसेवर, अर्क अजीब। अर्क अजीब ये मुसक्किन के तौर पर बहुत अच्छा काम करता है। दवाउल कुरकुम, दवाउल लुब, अर्क मको, अर्क कासनी, अर्क अफसंतीन, अर्क ब्रिंजासिफ, ये मुहल्लिलात एज मुहल्लिल के तौर पर एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत अच्छी दवाएं हैं। शरबत दीनार, पुरसे हाफिज, ये मुफ्त सलूत के तौर पर और मुहल्लिल के तौर पर बहुत अच्छी दवाएं हैं। अर्क बादियान, अर्क पुदीना, अर्क अजवाइन एज ए हाजिम डाइजेस्टिव ड्रग के तौर पर बेहतरीन दवाएं हैं। जवारिश अनारेन, जवारिश तमर हिंदी, जवारिश ऊद तुर्श, सिकंजबीन, ये जो है ऐसे एंटी बिलियस और एंटी एमेटिक, ये बहुत ही अच्छी दवाएं हैं। सिकंजबीन का इस्तेमाल जो है तादील मिजाज के लिए, वो खिलते सफरा और खिलते दम दोनों में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा नक्वे शातरा, नक्वे शातरा बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, और ये शातरा, चिरायता, सरफोका, गुले मुंडी, उन्नाब, संदसुर, खलीला स्या पर मुश्तमल होता है। नक्वे बाग जिल्दोम सोए सूल खुनिया के चैप्टर से में फसाते दम के अंदर है बयान किया गया है, वहाँ से कोई भी दे सकता है। ये फसाद दम की जितनी भी सूरतें हैं, उनमें जो है नुक्वे शातरा का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद और मौसर होता है। और इसी नुक्वे शातरा का इस्तेमाल मैंने जो अभी रिसेंट केस स्टडी हम बयान करने जा रहे हैं, उसमें हमने इस्तेमाल कराया, और क्या रिजल्ट आया वो आप लोग अब खुद मुलाजा करें।